जय हिंद। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट के बारे में। देखो शुरू करते हैं। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट को साइंटिस्ट कम्युनिटी डिटरमाइन करती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। मिड ओशनिक रिजिस के पैरेलल जो स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है उसको यूज करते हुए रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। सवाल ये आता है कि ये जो स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर बेसिक तौर पे समझने के लिए बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसे बुलाया जाता है जियोमैग्नेटिज्म। क्या बुलाया जाता है? जियोमैग्नेटिज्म। और जियोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या कहा जाता है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ डाइपोल मैग्नेट के जैसी है। ये जो हमारी अर्थ है ये डाइपोल मैग्नेट की जैसी है। या फिर और सिंपल तौर पे बात करें तो ये जो हमारी अर्थ है ये अपने इंटीरियर में एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। ये जो हमारी अर्थ है ये अपने इंटीरियर में एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है और इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं इसी को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये हमारी अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये हमें पता है कि अर्थ की जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। हमें ये भी पता है कि ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। अब ये जो जियोमैग्नेटिज्म नाम का कॉन्सेप्ट है इसके तहत क्या कहा जाता है कि ये जो हमारी अर्थ है ये अपने इंटीरियर में एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। मान लेते हैं कि ये हमारे अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हमारे अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है और अर्थ अपने इंटीरियर में एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। अर्थ अपने इंटीरियर में एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। और ये जो बार मैग्नेट है इसकी खासियत क्या है? जिस तरफ अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ इस मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ होता है और जिस तरफ अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है उस तरफ इस मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। और इसको समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल है। दो मैग्नेट्स को लेके आओ और अगर आप सेम पोल्स को एक दूसरे के पास में लेकर आओगे तो मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। अपोजिट्स को पास में लेके आओगे तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती हैं। वही यहाँ पे हो रहा है कि जिस साइड में ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस साइड में बार मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ देखने को मिलता है और जिस साइड में ज्योग्राफिकल साउथ है उस साइड में बार मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ देखने को मिलता है। और ये है नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में ये जो अर्थ है वो इस तरीके से बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में हमें इतना पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवर्स होता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लिप होता है। ये जो पोलैरिटी है इस पोलैरिटी में रिवर्सल देखने को मिलता है, ये पोलैरिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लिप होती है। अब देखो, जिस टाइम पे ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इस तरीके से अलाइन है तब तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। जब ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने का मतलब कि ये जो मैग्नेटिक साउथ है इसकी जगह पे किन्हीं कारणों की वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ डेवलप हो गया और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इसकी जगह पे किन्हीं कारणों की वजह से मैग्नेटिक साउथ डेवलप हो गया। ये जब सिचुएशन होगी तो क्या बोला जाएगा कि जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई है, जो पोलैरिटी है वो फ्लिप हो गई है। और मिड ओशनिक रिज पे जो लावा बाहर निकल के आता है, जो रॉक्स फॉर्म होती हैं, उन रॉक्स में भी ये पोलैरिटी कैप्चर होती है और इसी पोलैरिटी को जो कैप्चर करते हैं रॉक्स उसको स्टडी किया जाता है और उसके स्टडी से हमें पता चलता है कि रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या रहा है। ये जो पोलैरिटी है ये पिछले 400 मिलियन ईयर्स में 4 बार फ्लिप हुई है। पिछले 400 मिलियन ईयर्स में कितनी बार फ्लिप हुई है? 4 बार फ्लिप हुई है। जो प्रेजेंट पोलैरिटी है उसको बुलाया जाता है ब्रूनोज नॉर्मल। क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है ब्रूनोज नॉर्मल। क्या बुलाया जाता है? ब्रूनोज नॉर्मल। 3 और पोलैरिटीज हैं, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत तो इसकी भी नहीं है, लेकिन अपन ने बात कर ली, बात चल रही थी तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट है इसको स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पता किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है।
और ये जो नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता है, ये भी आपको बेसिक तौर पे समझ में आया होगा। अच्छा, अब रेट का हमें पता चल गया। रेट का पता कैसे चला, स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ये जो रेट है ये वेरी करती है। जैसे आर्कटिक रिज की अगर बात करें तो जो मिड आर्कटिक रिज है उसका जो रेट है वो स्लोवेस्ट है। ये जो आर्कटिक रिज है ये लगभग लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से मूव करती है। और ईस्ट पैसिफिक रिज की अगर बात करें, ईस्ट पैसिफिक रिज आपको शायद डायग्राम याद हो, ये रही देखो ईस्ट पैसिफिक रिज, ये है ईस्ट पैसिफिक रिज। ये जो ईस्ट पैसिफिक रिज है इसकी रेट फास्टेस्ट है, इसकी रेट फास्टेस्ट है, मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट है। बहुत सिंपल। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। अब सवाल आता है, हमने ये तो मान लिया कि प्लेट मूव कर रही है, प्लेट मूवमेंट के लिए फोर्स कहां से आता है। देखो, जब वैगनर ने बात की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये जो हमारी अर्थ है ये सॉलिड है और ये मोशनलेस बॉडी है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी नई नई जानकारी मिली, पर्टिकुलरली ओशन फ्लोर को लेके। और उसी जानकारी को यूज करते हुए बात की गई थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में, बात की गई थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, और इसी पूरी जानकारी को यूज करते हुए प्रेजेंट किया गया था प्लेट टेक्टोनिक्स को। और ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इन सभी थ्योरीज में फोकस किया गया, बताया गया कि अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ अपने सरफेस पे भी और अपने इंटीरियर में भी स्टैटिक नहीं होती है, मोशनलेस नहीं होती है, इट इज डायनामिक। अर्थ अपने सरफेस पे भी और अपने इंटीरियर में भी डायनामिक होती है। और ये फैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है कि जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं, ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। और इन प्लेट्स के नीचे जो मॉल्टन मैग्मा एग्जिस्ट करता है वो मॉल्टन मैग्मा भी कन्वेक्शनल करंट सेल्स के फॉर्म में मूव करता है। हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं ये प्लेट है, इस प्लेट के नीचे कुछ इस तरीके से ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये मॉल्टन मैग्मा मूव करता है, ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये मॉल्टन मैग्मा मूव करता है। और वही लिखा हुआ है द हीटेड मटीरियल राइजेस टू द सरफेस। ये जो हीटेड मटीरियल है ये मान लेते हैं ये प्लेट है, इस प्लेट के सरफेस तक राइज करता है। राइज करने के बाद, ऊपर आने के बाद, इट स्प्रेड्स एंड बिगिंस टू कूल। ये स्प्रेड होता है और कूल होने की शुरुआत हो जाती है, ये स्प्रेड होता है और कूल होने की शुरुआत हो जाती है। देन सिंक्स बैक इनटू द डीपर डेप्थ्स, और फिर ये सिंक कर जाता है, वापस से नीचे की तरफ चला जाता है। ये जो साइकिल है ये रिपीट होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चलती रहती है। और ये जो सेल क्रिएट हुई, इसी सेल को क्या बुलाया जाता है, कन्वेक्शन सेल बुलाया जाता है या कन्वेक्टिव फ्लो बुलाया जाता है। इसी सेल को क्या बुलाया जाता है, कन्वेक्शन सेल बुलाया जाता है, या इसी सेल को कन्वेक्टिव फ्लो भी बुलाया जाता है। सवाल ये भी आता है कि अर्थ के अंदर हीट के सोर्सेस क्या हैं। तो अर्थ के अंदर हीट के दो मेन सोर्सेस हैं। कौन कौन से, एक रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का डिके, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। और दूसरा रेजिडुअल हीट, जो बची कुची हीट है अर्थ के अंदर, वो भी एक सोर्स है अर्थ की हीट का। इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। आर्थर होम्स फर्स्ट कंसिडर्ड दिस आइडिया इन द 1930s। आर्थर होम्स ने सबसे पहली बार ये जो कन्वेक्टिव सेल्स हैं या ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है इसके बारे में सबसे पहली बार सोचा 1930s में। और यही जो आइडिया है ये लेटर ऑन हैरी हेस को इन्फ्लुएंस करेगा, और हैरी हेस इस आइडिया को यूज करते हुए सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन्ड मेंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट्स इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। बहुत सिंपल, ये जो मॉल्टन मैग्मा है जो कि हॉट होता है और सॉफ्ट होता है, इन रिजिड प्लेट्स के नीचे लाई करता है। और ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये कन्वेक्टिव फ्लो में रहता है, या ये कहें कि ये कन्वेक्शनल सेल्स के फॉर्म में सर्कुलेट करता है, मूव करता है। और इसकी वजह से ये जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं इन ऊपर वाली प्लेट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले
वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के बारे में। ये जो हमारी इंडियन प्लेट है, इसका मूवमेंट किस तरीके से हुआ है। देखो, एक बार पहले मैप में जाते हैं और देखते हैं कि इंडियन प्लेट का एक्सटेंट क्या है। देखो, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और अगर मोटा मोटा देखें तो ये जहां जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये एक्सटेंट है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। ये जहां जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये मोटा मोटा एक्सटेंट है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। थोड़ा बहुत इस साइड में भी एक्सटेंड करती है, लगभग इतना। तो ये पूरा एक्सटेंट है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसमें एक तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया वाला पोर्शन है वो लाई करता है, ये वाला जो पोर्शन है वो लाई करता है। और इसके साथ साथ इसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो पोर्शन है वो भी लाई करता है। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो पोर्शन है वो भी लाई करता है। मतलब ये जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसमें हमारी कंट्री का पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट लाई करता है, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट वाली प्लेट भी इसी में लाई करती है, वो पोर्शन भी इसी में लाई करता है। अब इस इंडियन प्लेट को थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं। देखो, इधर अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आज की डेट में हिमालयाज एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे सबडक्शन जोन है, यहाँ पे सबडक्शन जोन है। और ये जो सबडक्शन जोन है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। इधर से इंडियन प्लेट आ रही है और उधर से यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, और इसी कन्वर्जेंस का नतीजा क्या है, हिमालयस जो है वो लंबे चौड़े बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ईस्ट साइड में देखोगे तो ईस्ट साइड में एक राकिन योमा माउंटेन्स हैं, यहाँ म्यांमार के आसपास, यहाँ पे कहीं राकिन योमा माउंटेन्स हैं। ये जो राकिन योमा माउंटेन्स है म्यांमार के, वहां से एक्सटेंड करते हुए ये पूरा जावा ट्रेंच तक चली जाती है। ये जो हमारी प्लेट की बाउंड्री है, ये यहाँ पे म्यांमार से एक्सटेंड होते हुए कहाँ तक चली जाती है, जावा ट्रेंच तक चली जाती है, और फिर और स्प्रेड होती जाती है, और लगभग यहाँ पे ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाली साइड तक ये जो पूरी प्लेट है, ये प्लेट एग्जिस्ट करती है। वेस्टर्न मार्जिन की अगर बात करें, अगर इस प्लेट की वेस्टर्न मार्जिन की बात करें, तो यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा इधर यहाँ पे एक माउंटेन्स है, किरथर माउंटेन्स। क्या नाम है, किरथर माउंटेन्स। किरथर माउंटेन से होते हुए, किरथर माउंटेन से होते हुए ये आगे एक्सटेंड करेगी, और यहाँ पे एक कोस्ट पड़ता है जिसका नाम है मकराना कोस्ट। क्या नाम है, मकराना कोस्ट। ये जो मकराना कोस्ट है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में एक जगह बलूचिस्तान, वहां पे पड़ता है मकराना कोस्ट। तो मकराना कोस्ट से होते हुए ये जो पूरा एक्सटेंट है, ये ज्वाइन करता है यहाँ पे रेड सी को, ज्वाइन करता है रेड सी को। बहुत सिंपल, देखो हम क्या कह रहे हैं। अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में सबडक्शन जोन है, जहां पे हिमालयाज है वहां पे, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। अगर थोड़ा आगे चलते हैं, इस डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे म्यांमार में एक माउंटेन्स हैं जिनका नाम है राकिन योमा। उन माउंटेन्स से होते हुए ये जो हमारी प्लेट बाउंड्री है, ये जावा ट्रेंच तक चली जाती है। थोड़ा और आगे चलें तो ईस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये जो प्लेट बाउंड्री है, ये एक्सटेंड करती है। वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में पाकिस्तान में जो किरथर माउंटेन्स हैं, वहां से होते हुए, किरथर माउंटेन से होते हुए एक जगह आती है मकरन कोस्ट बलूचिस्तान में, वहां से होते हुए, और ये जो प्लेट है ये रेड सी तक एक्सटेंड कर जाती है। कहां तक चली जाती है, रेड सी तक चली जाती है। अब देखो, रेड सी पे स्प्रेडिंग बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है, स्प्रेडिंग बाउंड्री, या ये कहें कि स्प्रेडिंग साइट है। स्प्रेडिंग साइट कहां पर होती है, पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है, जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। और इधर अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, फिर आपको दिखेगा। देखो, दोबारा से देखो, अगर इधर आप देख पा रहे हो तो ये जो है, ये है डाइवर्जेंट बाउंड्री। और डाइवर्जेंट बाउंड्री इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्प्रेडिंग साइट होगी। ऐसे ही स्प्रेडिंग साइट है, और फिर स्प्रेडिंग साइट के बाद
ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री साउथ में कहाँ एक्सटेंड कर रही है? साउथ में अगर देखोगे तो नीचे अंटार्कटिक प्लेट है और ऊपर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और इसके बीच में अगर आप देख रहे हो तो एक और डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ये भी क्या है? ये भी एक और डाइवर्जेंट बाउंड्री है। देखो, एक्सटेंट आपको इस इमेज से समझ में आना चाहिए, और अगर एक्सटेंट समझ में आ गया है तो टेक्स्ट फिर वही लिखता है जो कि एक्सटेंट के बारे में अपन ने बात की है। टेक्स्ट को फटाफट से देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस। अभी हमने बात की है कि जो पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसमें इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन देखने को मिलता है। सबडक्शन जोन है अलोंग द हिमालयाज, सबडक्शन जोन है अलोंग द हिमालयाज, और ये प्लेट बाउंड्री की नदर्न साइड को फॉर्म करता है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। ईस्ट में अगर बात करें तो राकिन योमा माउंटेन्स हैं म्यांमार में। राकिन योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार से होते हुए ये जो प्लेट बाउंड्री है ये जावा ट्रेंच तक पहुंच जाती है। ईस्टर्न मार्जिन की अगर बात करें तो ईस्टर्न मार्जिन जो है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, ये जो ईस्टर्न मार्जिन है ये स्प्रेडिंग साइट है। यहां पे भी ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको एक छोटी सी ओशनिक रिज देखने को मिलेगी। मतलब बहुत बड़ी ओशनिक रिज नहीं है, लेकिन अगर इमेज में देखें, मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूं और इधर देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे, ये तो जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एरिया अगर आपको दिख रहा होगा तो ये यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और यहाँ पे स्प्रेडिंग साइट देखने को मिलती है। बहुत लंबी चौड़ी स्प्रेडिंग साइट नहीं है, लेकिन हाँ छोटी सी स्प्रेडिंग साइट देखने को मिलती है। ईस्टर्न मार्जिन की बात हो गई। वेस्टर्न मार्जिन की अगर बात करें तो अभी हमने देखा वेस्टर्न मार्जिन किरतर माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान से होते हुए एक्सटेंड करती है और फिर मकराना कोस्ट की तरफ चली जाती है, और अल्टीमेटली रेड सी पे जो स्प्रेडिंग साइट है उसको जाके ज्वाइन करती है। ये सारी बातचीत अभी हमने की है। और अगर बात करें इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट की बाउंड्री की, तो वहां पे भी एक ओशनिक रिज देखने को मिलती है, वहां पे भी डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलती है। बहुत सिंपल सा एक्सटेंट है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और अब जितना भी टेक्स्ट है वो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या कहा गया है, इंडिया वॉज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन द वास्ट ओशन। इनिशियली इंडिया एक लंबा चौड़ा आइलैंड हुआ करता था। ये जो इंडिया का पेनिनसुलर हिस्सा है ये एक लंबा चौड़ा आइलैंड हुआ करता था जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर लोकेटेड था। Tethys Sea separated it from the Asian continent till about 225 million years ago. आज से लगभग 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक ये जो हमारी इंडियन प्लेट है और ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है, इनके बीच में एक लंबा चौड़ा टेथिस सी हुआ करता था। कौन सा सी हुआ करता था? टेथिस सी हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। और क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जब इनिशियली ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नीचे हुआ करती थी, मान लेते हैं यहाँ पे होती थी, और ये जो यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक लंबा चौड़ा टेथिस सी हुआ करता था। कौन सा सी हुआ करता था? टेथिस सी हुआ करता था। टेथिस सी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो द टेथिस सी separated it from the Asian continent till about 225 million years ago. India is supposed to have started her northward journey about 200 million years ago at the time when Pangea broke. आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो इंडिया वाली प्लेट है ये नॉर्थ की तरफ मूव करने की शुरुआत करेगी। ये जो इंडिया की प्लेट है वो आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो नॉर्थ की तरफ मूव करने की शुरुआत करेगी। इंडिया कोलाइडेड विद एशिया अबाउट 40-50 मिलियन ईयर्स अगो कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज। अब देखो इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी और ऊपर यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी थी, बीच में टेथिस सी हुआ करता था। लगभग 40-50 मिलियन ईयर्स अगो ये जो इंडियन प्लेट है ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराएगी और बीच में ये जो टेथिस सी के सेडिमेंट्स हैं ये हिमालयाज के फॉर्म में खड़े हो जाएंगे और लंबे चौड़े हिमालयाज देखने को मिलेंगे। द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर्स टिल द प्रेजेंट आर शोन इन द फिगर। अब देखो इंडिया की ये जो प्लेट है ये पिछले 70 मिलियन ईयर्स अगो से कैसे कैसे मूव करी है वो पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहले कुछ इस शेप में एग्जिस्ट किया करती थी,
फिर मूव करते करते लगभग 55 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास कुछ इस शेप में आई, फिर लगभग 38 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास इक्वेटर को क्रॉस करके इस शेप में आ गई, और आज से लगभग 10 मिलियन ईयर्स अगो ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट ने, या ये कहें कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट ने प्रेजेंट पोजीशन ले ली, और आज जो हम इंडिया देखते हैं, आज जहां पे हम प्लेट देखते हैं, वो आज से लगभग 10 मिलियन ईयर्स अगो आई। ये जो फिगर है, इट ऑल्सो शोज द पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द यूरेशियन प्लेट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट और यूरेशियन प्लेट की जो फिगर है, जो पोजीशन है, वो भी दिखाई गई है। अबाउट 140 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट द सबकॉन्टिनेंट वाज लोकेटेड एज साउथ एज 50 डिग्री साउथ। आज से लगभग 140 मिलियन ईयर्स अगो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में 50 डिग्री साउथ पर लोकेटेड थी। आज हमारा इंडिया पूरे तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, लेकिन आज से लगभग 140 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा 50 डिग्री साउथ के आसपास होता था। सोचो, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर से मूव करते करते ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये मूव करते करते आज की डेट में नदर्न हेमिस्फीयर में आया है। द टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय टेथिस सी। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था और ये जो यूरेशियन प्लेट थी, इन दोनों को सेपरेट करता था टेथिस सी एंड द तिबेतियन ब्लॉक which was closer to the Asiatic landmass। इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सी एग्जिस्ट किया करता था और तिबेतियन ब्लॉक एग्जिस्ट किया करता था। आज की डेट में जो तिबेतियन प्लेट्यू है, वो तिबेतियन ब्लॉक भी एग्जिस्ट करता था। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, अ मेजर इवेंट दैट अकर्ड वाज आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। और ये भी समझने की बात है, देखो हुआ क्या, जब ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही थी, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, तो यहां पे कहीं पे लावा के इरप्शन की शुरुआत हो गई, लावा के बाहर निकलने की शुरुआत हो गई। अब देखो बात को समझो कि प्लेट इस तरफ मूव करती जा रही है, लेकिन यहां से कॉन्स्टेंटली लावा निकल रहा है। अब समझो समझो बात को कि मान लेते हैं यहां से लावा निकल रहा है, प्लेट ऐसे ऐसे अप्रोच करी, प्लेट यहां तक पहुंची, फिर क्रॉस करते करते लावा वहीं से निकल रहा है लेकिन प्लेट यहां तक पहुंच गई है, लावा वहीं से निकल रहा है लेकिन प्लेट और थोड़ी ऊपर चली गई है, और ये जो लावा है इस पूरी प्लेट को रप्चर करते हुए बाहर निकलता आएगा, और इस लावा से अल्टीमेटली हमारे डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म हो जाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेक्कन ट्रैप्स में जो लावा देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज जब हमारी ये इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, नॉर्थवर्ड्स मूवमेंट कर रही थी, तब लावा बाहर निकल रहा था, और ये जो लावा है, ये अर्थ को रप्चर करके, ब्रेक करके बाहर आके जम गया और डेक्कन ट्रैप्स बन गए। ये जो लावा का आउटपोरिंग है, ये आज से लगभग 60 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ, और बड़े लंबे टाइम तक ये लावा की आउटपोरिंग चलती रहेगी। अच्छा, 60 मिलियन ईयर्स अगो की अगर बात करें तो उस टाइम पे ये जो इंडियन प्लेट थी, ये अभी भी इक्वेटर के पास थी, ये इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। देखो लगभग 55 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो ये जो इंडियन प्लेट है, ये इक्वेटर के पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इक्वेटर से होते हुए गुजर रही थी, और यहाँ पे कहीं पे लावा का इरप्शन देखने को मिल रहा था, और जैसे जैसे ये लावा इरप्ट होगा वैसे वैसे ये सरफेस को रप्चर करेगा और हमारे जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। हिमालयाज की फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हिमालयाज की फॉर्मेशन की शुरुआत लगभग 40 मिलियन ईयर्स अगो हुई। आज से लगभग 40 मिलियन ईयर्स अगो हिमालयाज की फॉर्मेशन की शुरुआत हुई, और हिमालयाज अभी भी कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये जो इंडियन प्लेट है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन इतना धीरे मूव कर रही है कि ये नोटिसेबल नहीं है, लेकिन हाँ मूव कर रही है। वो कहां से दिखता है कि हिमालयाज अभी भी कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। देखो, ये जितनी भी बातचीत हमने पढ़ी है, इसको मैंने पढ़ाया, ये इनफ नहीं है। आपको पेन कॉपी लेना पड़ेगा और खुद से इन छोटी छोटी चीजों को लिखना पड़ेगा। प्रॉपरली जब आप लिखोगे तो ये जो सारी बातचीत हमने की है, ये आपको समझ में आएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।